हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि में। और आज हम बात करने वाले हैं साइटोलॉजी पार्ट 2 में। साइटोलॉजी पार्ट 1 मेरी चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप वहां पर देख सकते हैं। अब साइटोलॉजी पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। साइटोलॉजी पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सेल के बारे में पढ़ा था, सेल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कोशिका का आकार, शेप ऑफ सेल, सेल थ्योरी, कोशिकावाद का सिद्धांत, और हमने पढ़ा था कोशिका के प्रकार, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक, अब बात करते हैं साइटोलॉजी पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोशिकाओं के भाग। तो कोशिकाओं के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल, दूसरा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, तीसरा रसधानी या रिक्तिका वैक्यूल जिसे कहते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल होती क्या है। तो सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। किसकी? पौधों की। दृढ़ होती है मतलब कठोर, निर्जीव जान नहीं होती है, आवरण होता है। आवरण एक तरीके जैसे ये सेल है, इसके बाहर ये है, तो ये क्या हो गया, ये कोशिका भित्ति हो गई। ठीक, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को करती है ये। कोशिकाओं के मध्य संपर्क स्थापित करना होगा तो ये सेल वॉल करेगी। ठीक है, अगला है इसको कोशिका को यांत्रिक हानियों और संक्रमण से सुरक्षित करना। ठीक, तीसरा है अवांछनीय बड़े अणुओं के प्रवेश को रोकने का, मतलब कोई ये कोशिका है, ये कण अंदर आना चाह रहा है तो ये अंदर नहीं आने देगी, इसको बाहर कर देगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए उपयोगी नहीं है तो ये इसको अंदर आने नहीं देगी। ठीक, अब बात आती है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित पदार्थ है ना, जीवित। कोशिका भित्ति क्या थी? निर्जीव और दृढ़ थी, जबकि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जीवित पदार्थ होता है, अर्थात जीवन का सार होता है। अर्थात कोशिका के अंदर उपस्थित जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, कोशिका के अंदर उपस्थित जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर उपस्थित जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं हक्सले, उनके अनुसार जीव द्रव्य जो होता है वो जीवन की भौतिक आधारशिला है। प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं डुजार्डिन, उन्होंने 1835 में जीव द्रव्य की खोज की और इसे क्या नाम दिया? सारकोड। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने 1835 में। और उन्होंने जब खोज की थी तब जीव द्रव्य को क्या कहा, क्या कह के बुलाया, क्या नाम दिया? तो जीव द्रव्य को उन्होंने सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया? सारकोड। इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं 1839 में और उन्होंने इसे सर्वप्रथम जीव द्रव्य नाम दिया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने, लेकिन जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने 1839 में। ठीक है, ह्यूगो वॉन मॉल एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने 1846 में पादप कोशिका में जीव द्रव्य के महत्व को बताया। ठीक है, पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने इसे जीव द्रव्य नाम दिया और डुजार्डिन ने सारकोड नाम दिया। ठीक, ह्यूगो वॉन मॉल 1846 में आते हैं और पादप कोशिका में जीव द्रव्य के महत्व को बताते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट है कोशिका के जीव द्रव्य में 2 प्रमुख भाग होते हैं। जिस तरीके से कोशिका के भाग थे, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, रसधानी या रिक्तिका, अब बात करते हैं कि जीव द्रव्य के भी तो भाग हैं। तो जीव द्रव्य के 2 भाग हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहलाता है ये। कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका कला के भीतर सुरक्षित रहता है। कोशिका द्रव्य कहाँ रहता है? तो कोशिका कला के भीतर सुरक्षित रहता है। यह जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक के चारों ओर फैला रहता है। कोशिका द्रव्य यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य का तो भाग है ये, क्योंकि इसके प्रमुख 2 भाग होते हैं जैसा अभी बताया गया। और ये कहाँ रहता है? तो केंद्रक के चारों ओर फैला रहता है। बस इतना ही याद करने की चीज़ है। अधिकांश पादपों में कोशिका द्रव्य कोशिका की निर्जीव भित्ति से घिरा रहता है। ठीक है, कोशिका की निर्जीव भित्ति से मतलब है कोशिका भित्ति से, जो कि निर्दृढ़ और निर्जीव होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक। ये सबको पता है, न्यूक्लियस।
सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक सभी सजीवों में प्रत्येक कोशिका का प्रमुख भाग है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है केंद्रक का, भी आगे बताएंगे इसका क्या काम है। ठीक है, इसकी खोज पहले तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, और केंद्रक सभी सजीवों में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सब में ये पाया जाता है। ठीक, न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेल। ठीक, केंद्रक सामान्यतः कोशिका के मध्य में उपस्थित रहता है, लेकिन विभिन्न कोशिकाओं में केंद्रक अलग अलग स्थानों पर भी स्थित होता है। जरूरी नहीं है जो ये हमारी कोशिका है इसमें केंद्रक यहीं पर उपस्थित हो। हमारा केंद्रक कोशिका में यहाँ पे भी उपस्थित हो सकता है, यहाँ पे भी उपस्थित हो सकता है, मतलब कहीं पे भी उपस्थित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मध्य में ही उपस्थित हो। ठीक, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो केंद्रक है वो कोशिका के मध्य में ही उपस्थित होता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि केंद्रक कोशिका के मध्य में उपस्थित हो। ठीक, बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की परासंरचना के बारे में। अभी हमने जीवद्रव्य के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े, अब हम बात करेंगे केंद्रक की परासंरचना। तो केंद्रक की परासंरचना मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर, केंद्रक की जो परासंरचना, केंद्रक भी होगा उसमें क्या क्या पाया जाता है केंद्रक के अंदर। तो केंद्रक जो होता है वो केंद्रक कला से मिलकर बना होता है। उसके अंदर केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप, और उसको कैरियोथिका भी कहते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव्य को या केंद्रक रस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश है इसकी सारी रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो अब आगे पढ़ेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि जो केंद्रक द्रव्य है उसको भी दो भागों में निम्नवत विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि केंद्र का है क्रोमेटिन धागे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं केंद्रक की परासंरचना। तो जो केंद्रक होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, केंद्रक कला से और केंद्रक द्रव्य से। ठीक है, जैसे ये हमारा छोटा सा केंद्रक है, इसकी कोई केंद्रक कला होगी, है ना, इसमें कोई द्रव्य होगा, है ना, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक, तो केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, प्रत्येक केंद्रक जो होता है वो एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये केंद्रक है तो ये केंद्रक कला जो होगी इस तरीके से ये घिरा रहेगा। ठीक है, इसका फिगर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं उसमें अच्छे से और डिस्क्राइब कर दूंगी फिगर बना के। ठीक, तो जो केंद्रक होता है उसके बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोहरी एकक कला से घिरा रहता है, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक कला की जो दोनों परतें होती हैं, ये वाली जो दोनों परतें, ये किसकी बनी होती हैं, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। केंद्रक द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म अगला टॉपिक आता है इसमें, है ना, केंद्रक द्रव्य जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ है, केंद्रक द्रव्य जो होता है वो एक तरल अर्ध ठोस पदार्थ है, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य जैसे ये केंद्रक है, इसके अंदर ये पाया जाएगा, है ना, तो ये जो होगा ये तरल होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और अर्ध ठोस, ना तो ये पूरा मतलब ना तो ये पूरा ठोस होगा, है ना, अर्ध ठोस आधा होगा। ठीक, इसमें क्रोमेटिन जाल में गुणसूत्र और केंद्रिका उपस्थित, गुणसूत्र क्रोमोसोम और केंद्रिका उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब इसमें एक केंद्रिका भी होगी इस तरीके से। ठीक, तो ये हो गई केंद्रिका और ये हो गए क्रोमेटिन जाल, है ना, इसको हम गुणसूत्र बनाते हैं, क्रोमेटिन जाल से ही गुणसूत्र बनता है। ठीक है, जबकि केंद्रक द्रव्य के सभी पदार्थ पारदर्शी होते हैं, इसमें जितने भी पदार्थ पाए जाएंगे वो सब पारदर्शी होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन युक्त पदार्थ आरएनए और डीएनए पॉलीमरेज और हिस्टोन उपस्थित होते हैं। तो जो केंद्रक द्रव्य होता है उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, आरएनए, डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, पॉलीमरेज, ये सब उपस्थित होते हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम केंद्र का, न्यूक्लियोलस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो जो केंद्रिका होती है वो कहाँ पाई जाती है, केंद्रक द्रव्य के अंदर। जैसे अभी हमने केंद्रक बनाया था, ये क्या है हमारा केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका हो गई। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे केंद्रिका, है ना, तो ये जो हो गई ये केंद्रिका हो गई न्यूक्लियोलस। ठीक है, इस तरीके से ये केंद्रक है बड़ा, ये कोशिका है, कोशिका में केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल है। ठीक,
तो जो केंद्रिका होती है उसकी खोज किसने की थी? फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने 1781 में। केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1781 में इसकी खोज की थी। ठीक है। केंद्रिका किस प्रकार की हो सकती है? केंद्रिका गोलाकार हो सकती है या फिर ओवल शेप में अंडाकार हो सकती है। ठीक। तो केंद्रिका किस तरीके की हो सकती है? केंद्रिका का आकार या तो गोल होगी या फिर ओवल होगी। ठीक। ये हो गया गोल और ये हो गया हमारा ओवल। ओके। तो अभी बात समझ में आ गई। केंद्रक में पाया जाता है। ठीक। इसे न्यूक्लियोलस नाम किसने दिया था? जो केंद्रिका है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था बोमेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1840 में नाम दिया था। ठीक। केंद्रिका का जो निर्माण होता है वो गुणसूत्र द्वारा होता है। ठीक। ओके, बात क्लियर है। केंद्रिका का निर्माण किससे होता है? गुणसूत्र द्वारा होता है। अगली बात आती है क्रोमेटिन धागे। तो व्हाट इज क्रोमेटिन थ्रेड्स? ठीक है, क्रोमेटिन धागे को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स। एक जाल सदृश संरचना। ठीक है, ये पतले धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर निर्मित होते हैं। जैसे कि ये है हमारा कोशिका, इसमें ये केंद्रक। ठीक है। अब केंद्रक में इस तरीके से कुछ संरचनाएं मिलेंगी आपको, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरीके की कुछ संरचनाएं मिलेंगी। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी? ये होगी क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं इन धागे नुमा संरचनाओं का जो व्यास होता है, व्यास डायमीटर कितना होता है इसका? 80 से लेके 300 तक, 80 से लेके 300 एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये बात याद करने वाली चीज़ है, आप इसको भी देख लीजिए। ठीक। तो जो क्रोमेटिन धागों का व्यास कितना होता है? 10⁻⁻10 का आप मतलब समझ रहे हैं? 10⁻⁻10, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब 1/। अब इसके बट्टे में आ जाए कोई चीज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट्टे में 10 जीरो लगाओ तो ये समझ लो कितना ज़्यादा पतला होगा। इसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ठीक है। तो ये बात आ गई आपके समझ में। कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और सिकुड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहते हैं। अब जैसे सेल है कोई, इसका डिवीज़न हुआ तो इसके डिवीज़न के समय क्या होगा? ये जो क्रोमेटिन धागे होंगे अभी तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर ये अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होकर ये छोटे और मोटे हो जाएंगे। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगला टॉपिक है इसी में केंद्रक का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि केंद्रक का महत्व भी समझाऊंगी। तो अब देखिए केंद्रक का महत्व क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक। तो जे हैमरलिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ें कोई नहीं बताता है। जे हैमरलिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका में केंद्रक का महत्व को स्पष्ट करने के लिए एक कोशिकीय हरे शैवाल एसिटाबुलेरिया पर अनेक प्रयोग किए और स्पष्ट व्याख्या दी कि कोशिका में होने वाले सभी जैविक कार्यों का संचालन या नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। ठीक है। तो जो केंद्रक होता है वो क्या करता है? कोशिका में जितने भी जैविक कार्य होते हैं, कोशिका में जितने भी जैविक कार्य होते हैं उनका नियंत्रण, मतलब उनको कंट्रोल और उनको संचालित कौन करता है? केंद्रक भाई साहब करते हैं। तो कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? जे हैमरलिंग नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने केंद्रक का महत्व समझाने के लिए एक कोशिकीय शैवाल, ठीक है, शैवाल के बारे में भी टॉपिक आएगा, एसिटाबुलेरिया, उस पर प्रयोग किए। और जब उन्होंने प्रयोग किए तो प्रयोग द्वारा उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोशिका में जितने भी होने वाले सभी जैविक कार्य होते हैं उनका संचालन या नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। ठीक है। और जो केंद्रक होता है उसी में ही आनुवांशिक सूचनाएं, ठीक है, जो डीएनए, अभी आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन बताया था, ऊपर बताया था मैंने आपको, हिस्टोन प्रोटीन होता है केंद्रक में, डीएनए, आरएनए, ये देखिए ये है डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, है ना। तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक के द्रव्य में डीएनए, आरएनए पाया जाता है, उसी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाएं ट्रांसफ़र होती हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं हम रिक्तिका, जो थर्ड पार्ट है कोशिका का। कोशिका भित्ति के 3 पार्ट थे कोशिका के, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और रसधानी या रिक्तिका। तो तीसरे पार्ट पे आ चुके हैं हम, वैक्यूल्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाग है। ठीक है, तो रिक्तिका या रसधानी सामान्यतः परिपक्व कोशिका में मिलती है। ठीक है, रिक्तिका या रसधानी, जैसे अगर हम बात करें तो कोशिका हमारी अगर इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है, मैं आपको फिगर ज़रूर अगली वीडियो में बताऊंगी। तो जैसे ये हमारी कोशिका है, ठीक है, इस तरीके से हमारी कोशिका है, इसमें जैसे बीच में केंद्रक है। अब यहाँ पे आप जब कोशिका का फिगर देखेंगे तो ये कुछ तरीके से इस तरीके की संरचनाएं मिलेंगी। तो जब कोशिका मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तो आपको ये संरचनाएं देखने को मिलेंगी। कोशिका द्रव्य कोशिका में वृद्धि के साथ उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है जो कोशिका द्रव्य होता है। जैसे कि ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है, अब जैसे कि ये कोशिका छोटी है, ठीक है, इसमें इतना कोशिका द्रव्य है, ठीक है, अब जब ये कोशिका बड़ी हो गई, ठीक है, तो ये कोशिका द्रव्य तो उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, कोशिका बड़ी हो जाएगी। तो जब कोशिका बड़ी हो जाएगी और ये जो पदार्थ है, मटेरियल है इसका, ये नहीं बढ़ेगा, तो खाली जगह बन जाएगी इस तरीके से कुछ कुछ। तो यही क्या कहलाएगी, वैक्यूल्स, यानी कि रिक्तिका या रसधानी कहलाएगी। ठीक है, परिणाम स्वरूप खाली स्थान निर्मित हो जाते हैं, इन्हें रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स कहते हैं। बड़ी रिक्तिका जो बनती है, वो बड़ी रिक्तिका का निर्माण छोटी छोटी रिक्तिकाएं करती हैं। अब जैसे इसमें छोटी जगह यहाँ पे हुई, एक छोटी जगह यहाँ पे, दोनों मिल गई तो ये बड़ी जगह बन गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बड़ी रिक्तिका कहीं और से आती है और छोटी रिक्तिका कहीं और से आती है, छोटी रिक्तिकाएं मिलकर ही बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं। ठीक है, रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट से रिक्तिका घिरी होती है। रिक्तिका किससे घिरी होती है, इससे, ये टोनोप्लास्ट है, इससे घिरी होती है। इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका कला को टोनोप्लास्ट। ठीक है, याद करने वाली चीज़ है। रिक्तिका या रसदानी में कोशिका रस उपस्थित होता है। अब ये जो है, ये खाली भाग है, इसमें भी तो कुछ होगा अंदर, तो इसमें क्या होगा, कोशिका रस, जिसे कहते हैं हम सेल सैप या फिर रसधानी। रस रिक्तिका या रसधानी में कोशिका रस यानी कि सेल सैप उपस्थित होता है। कोशिका रस का निर्माण खनिज लवण जैसे सल्फेट है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है आदि कार्बोहाइड, अमीनो अम्ल और कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ग्लूकोसाइड, विभिन्न रंग द्रव्य एवं अपशिष्ट पदार्थ का मिश्रण होता है। ठीक है, तो जो कोशिका रस का निर्माण किससे होता है, कोशिका रस का निर्माण बहुत सारे मिनरल करते हैं, जैसे सल्फेट है ना, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है आदि कार्बोहाइड भी होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण सब मिलके करते हैं। ठीक, तो ये मिश्रण होता है, एक जरूरी नहीं है एक ही पदार्थ से मिलकर बनी हुई, इसमें मिश्रण होता है। अगली बात है, इसमें एंथोसाइनिन वर्णक भी कोशिका रस में उपस्थित रहता है। कोशिका रस में कौन सा वर्णन उपस्थित रहता है, एंथोसाइनिन। ये नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। एंथोसाइनिन वर्णक भी कोशिका रस में उपस्थित रहता है, जिससे क्या होता है, जो फूल और फल जो होते हैं वो रंगीन दिखाए जाते हैं। जैसे टमाटर लाल होता है ना, और गुलाब का फूल रेड होता है, गेंदे का फूल ऑरेंज होता है। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है एंथोसाइनिन वर्णन के कारक। ठीक है, तो अब रिक्तिका का कार्य क्या है, तो रिक्तिका का कार्य है संग्रह या भंडारण। ठीक, तो रिक्तिका का कार्य भी याद कर लो, रिक्तिका का कार्य क्या होता है, संग्रह करना या भंडारण करना। ठीक, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।